हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। फलियों के लिए ग्वार की उन्नत खेती करके लें अधिक पैदावार। आम के बाग में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। अपने राज्य में ग्वार की खेती दाने और फलियों के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो किसान हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो उनको इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए उन्नत तकनीक से खेती करनी होगी। तो आप हरी फलियों के लिए ग्वार की खेती कैसे करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्वार प्राचीन बहुउद्देशीय गहरी जड़ों वाली सूखा प्रतिरोधी दलहनी फसल है और इसकी खेती असिंचित और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसलिए ये मरु प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। इसका मुख्य रूप से सब्जी, पीच, हरा चारा, हरी खाद और ग्वार गम के रूप में उपयोग होता है। इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। तो हमारे जो किसान भाई सब्जी वाली ग्वार की खेती करना चाहते हैं तो वह इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले आपको इसकी उन्नत किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी आप इस फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। ग्वार फली की उन्नत किस्मों में पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार, शरद बहार, M83, गोमा मंजरी, AHG 13 किस्में हैं, जिसमें से आप किसी भी किस्म का चयन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सही होती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी भी ग्वार फली फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसकी खेती हल्की क्षारीय लवणीय भूमि में, जिसका pH मान 7.5 से 8 तक हो, वह भी की जा सकती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। किसान भाइयों, खाद और उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना सही रहता है। लेकिन हमारे जो किसान भाई किसी कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो वो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 5 किलोग्राम जिंक का उपयोग करें। इन उर्वरकों को खेत की अंतिम तैयारी के समय खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, ग्वार फली के बीज की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 14 से 16 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और अब बात आती है बीजोपचार की। तो आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में कम खर्च में बीज को आसानी से उपचारित करने वाली समय में फसल को कीट व्याधियों से बचाया जा सकता है।
इसके लिए पहले फफूंदीनाशक कार्बेडाज्म 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी से और अंत में 10 से 12 ग्राम राइजोबियम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छायादार स्थान पर सुखावर बुवाई करें। ग्वार की बुवाई आमतौर पर किसान छिड़कवा विधि से करते हैं, लेकिन इस विधि से पैदावार कम मिलती है। इसलिए ग्वार फली की अच्छी पैदावार लाने के लिए आप इसकी बुवाई पंक्तियों में करें, जिसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, बुवाई के बाद फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत देखने में आती है, जिसके लिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेत में से खरपतवारों को निकालते रहें। इससे जड़ों में वायु संचार अच्छा होता है, जिससे फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और ऐसी फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को हरी फलियों की अधिक पैदावार भी मिलती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रशासन और सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें 72 घंटे में खराबे की सूचना दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन किसानों की समस्या यह है कि यह हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर पा रही है। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में अवैध कार्यों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की है। 5 सटोरियों की गिरफ्तारी की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां जोधपुर एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर राज्यपाल की अगवानी की गई। उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत शुक्रवार को दोपहर मंडरायल के नया गांव पहुंचे, जहां पर और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आम के बाग आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और इस समय इन बागों में बोर आ रहा है। अक्सर बोर आते समय आम के बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट रोग आम के हर आयु के पौधों और फलोत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। आज हम बात करेंगे आम के उद्यान के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिन किसान भाइयों ने अभी आम के उद्यान स्थापित किए हैं। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में आम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो ये सभी जो मौसम की स्थिति है वो फंगस वाले रोग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो पाउडरी मिल्ट्यू, जिसे चूर्णिल फफूंदी रोग भी कहते हैं, जिसमें जो है मंजरियों में वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना होती है जो पूरी मंजरियों को ढक लेती है। उसमें फल भी नहीं बनते और धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और उत्पादन भी बिल्कुल 80 से 90% तक घट सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका घोल बनाकर 2 से 3 बार निरंतर 15 से 15 दिन के अंतराल में आप इसका निरंतर छिड़काव करते रहें। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था रोग ग्रसित टहनिया या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। इसमें कीटों की बात करते हैं आम के उद्यान में, तो इसमें लगने वाला जो प्रमुख कीट है वो मैंगो हॉपर, जिसे आम का फुदका भी बोलते हैं। ये जो है भूरे, काले और पीले रंग के मच्छरनुमा उड़ने वाले कीट होते हैं, जो कि अगर हम उद्यान में जाएं तो हजारों की संख्या में उड़ते हमको दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, ये जो है मधु स्त्राव भी करते हैं, जो जिससे पत्तियां जो है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है और इसमें फफूंद जम जाता है और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पत्तियों और तनों में नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml मात्रा आप प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है 15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें दूसरा नाम जो है मैंगो मिलीबग का आता है, जिसकी संरचना जो है रुई नुमा होती है और जिसमें छोटा कीट रहता है, चूसक कीड़ा रहता है अंदर में, जो कि कोमल अंगों का रस चूसता है, मतलब पौधों में। तो ये जो है जमीन से रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाता है और जब भी फूल और पुष्पन की अवस्था होती है ये जमीन से चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और जो कोमल अंग हैं पौधे के, जैसे ये कोमल पत्तियां हैं या तने हैं, तो उससे फिर ये रस चूस के हानि पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम उद्यानों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें वहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हम पौधों के तनों में जो है ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कीट जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के ऊपर तो वो वहीं चिपक कर मर जाएं और नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही किसान भाई पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन की एक लेयर जो है पौधे में बना दें तो उससे भी कीट जो है इसमें पौधे में चढ़ नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पहले से ही सजग हो के इसमें नीम तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव कर दे तो कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। और अगर प्रकोप हो गया है, आपके पौधे में ऊपर पहुंच गए हैं कीट, तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या तो इसके अलावा थायोमेथाक्साम रसायन जो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाकर इसका भी छिड़काव इसमें कर सकते हैं। और ये क्रिया जो है 15 दिन के अंतराल में आप 2 से 3 बार करें तो काफ़ी हद तक नियंत्रण इससे पा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास विभाग के मंत्री रमेश मीणा की मां के निधन पर उन्होंने शोक प्रकट किया और पुष्पांजलि अर्पित की। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत नदी पार इलाके में पदयात्रा निकाली गई, लोगों की समस्याओं को सुना गया। श्रीगंगानगर के धान मंडी स्थित 2 फर्म और मुख्य बाजार में स्थित एक ज्वेलरी की फर्म पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। अलवर के खैरतल थाना इलाके के हरसौली में 27 साल की एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। शिवाजी पार्क निवासी पीहर पक्ष ने पति, सास, ससुर और ननद पर जहर दे करके फंदे पर लटका करके हत्या करने के गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया गया, तो ससुराल पक्ष ने अपना पक्ष रखा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुवाई कर रखी है, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो चुकी है और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों द्वारा करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई का लागत खर्च भी अधिक आता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आलू खुदाई यंत्र विकसित किया गया है। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और उसके क्या फायदे हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता दिलीप कुमार। ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है पोटैटो डिगर और ये मतलब 35 से 40 HP के ट्रैक्टर से आसानी से खींचा जा सकता है। और यदि इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें होता क्या है कि ट्रैक्टर को 2 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना होता है। तो इसमें नीचे फाल लगा होता है जो जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है और वो 2 से 3 रो का फाल होता है और लगभग 3 मेड़ को एक साथ वो खोद देता है। और पीछे इसके एक चलनी लगी होती है जिससे होता हुआ आलू और मिट्टी एक साथ उस चलनी पे जाता है, तो वो वाइब्रेट करता है, जिस कारण से ढेले क्या होते हैं, टूट जाते हैं और आलू और मिट्टी अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। पीछे उसको हम लेबर लगा के बिनवा सकते हैं। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं लेबर का कॉस्ट होता है, लगभग 75% लेबर की बचत होती है और 50% टाइम का बचत होता है इस मशीन को प्रयोग करने से। पोटैटो डिगर से सबसे पहला बचत तो एक होता है कि जब हम इससे डिगिंग करते हैं पोटैटो का, तो सबसे पहले जो हमारा वेस्टेज जाता है, वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लगभग हम वेस्टेज ये मान के चलिए 3 से 4% संभावना रहता है कि वेस्टेज जाए, जो मतलब मेड़ से बाहर आलू निकल गया हो या आड़ा तिरछा हो गया हो तो वही कटने का संभावना होता है। नहीं तो इसमें लगभग हमारा ये मान के चलिए 95 to 96% वेस्टेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। वहीं अगर हम मैनुअल करवाते हैं तो मैनुअल में हमारा लगभग मान के चलिए 15% तक आलू का वेस्टेज हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि जब हम पोटैटो डिगर से ऑपरेशन करते हैं तो एक तरीके से खेत की गहरी जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तीसरा, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। 50% टाइम का बचत होता है और 75% तक हमारा लेबर का बचत हो जाता है। जो लेबर कॉस्ट लगता है मैनुअल में कराने में, उस कॉस्ट में हम 75% तक बचत कर सकते हैं। इसको अगर हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड है उससे चलाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलिए 1.5 से पौने 2 घंटा में ये 1 एकड़ की खुदाई कर देगा है। इसका 0.3 से लेके 0.4 हेक्टेयर पर घंटा का इफिशियंसी आता है पोटैटो डिगर का। हाँ, पोटैटो डिगर को चलाने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन होता है सॉइल का, उसका थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे हम जुताई में ध्यान रखते हैं कि फील्ड में नमी लगभग 25 से 30% रहे, तभी खेत की जुताई करते हैं ताकि मशीन आसानी से चल सके। वही लगभग हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि 25% के आसपास खेत में नमी हो, तब हम मशीन को चलाएंगे तो ये मतलब मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। दूसरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जैसे खेत में यदि कंकड़ पत्थर या ईंट के टुकड़े या ढेले पड़े हैं तो उनको खेत से हम निकाल दें, क्योंकि जब ये उसके रास्ते में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फाल लगा होता है, दूसरे पार्ट्स होते हैं, तो उनके बीच में आके वो उसको डैमेज कर सकता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और उसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है।
जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रायपुर जिला पाली के कृषक विष्णु कुमार ने। ये पशुओं में बांझपन की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो रिपीट ब्रीडिंग एक बीमारी है पशुओं में, गाय भैंस में, इसका मुख्यतः एक कारण नहीं होकर अनेक कारण है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि जो भी पशु रखे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी ब्रीडेबल एनिमल, तो उन पर सबसे पहले एक तो समय पर डीवर्मिंग करवाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितने दिनों पर ये डीवर्मिंग होनी चाहिए कीड़ों की दवा, तो वो है हर पशु को 30 महीने रिपीट करनी चाहिए। अगर पशु ज्ञाबिन है तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है, और अगर नई ज्ञाबिन है, ड्राई है, तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है। तो समय पर एक तो डीवर्मिंग करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि इनको समय पर बैलेंस न्यूट्रिशन, जो आज के इस समय में बहुत अति आवश्यक है कि इनको बैलेंस न्यूट्रिशन एनिमल्स को मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा कि जो चारा भूसा होता है उनमें भी सिर्फ ये पेट भरने के लिए होता है, तो इसके लिए आप बंटा दो और दो। और मार्केट में मिनरल मिक्सचर बहुत कंपनियों के आते हैं, तो इनमें जो भी बढ़िया मिनरल मिक्सचर आता है तो उनको पशुओं को समय समय पर खिलाते रहना चाहिए। और मिनरल्स की ईट वगैरह भी आती है, तो वो भी आप पशु की नाद में रख दे तो वो आराम से खा भी लेती है और पशु स्वस्थ भी रहेगा, समय पर ताव में भी आएगा, कंची भी रहेगा, और जो इसको प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से समय पर इनको मिनरल मिक्सचर देवे। और मुख्यतः जो रिपीट ब्रीडिंग की बात आती है तो काश्तकार को ये मालूम नहीं पड़ता कि पशु ताव में कब आया है, तो इसके लिए काश्तकार को सुबह शाम दोनों टाइम पशुओं की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, जिससे काश्तकार को मालूम चले कि ये हिट में कब आया। अब हिट में आ गए तो उसको 12 से 18 घंटे के अंदर एआई होनी चाहिए, तो पशु 80% ताव में रहेगा और 80% ही वो कंसीव रहने के चांस रहते हैं। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पशुओं की देखरेख करें, तो इससे रिपीट ब्रीडिंग की बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाओगे और समय पर ये एआई भी लेंगे और कंसीव भी रहेंगे।
और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अलवर की बहरोड पुलिस ने मुन्ना खोरी मर्डर केस के 2 आरोपियों